हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं भावना। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टडी ओनली साइंस चैनल पर आप सभी के लिए एक बार फिर से नई टॉपिक के साथ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूं। हमारा आज का टॉपिक है चेंज ऑफ मैटर अर्थात पदार्थ की अवस्था या पदार्थ का परिवर्तन। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि एमपीटेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिलेबस से टॉपिक लेकर मैं एमसीक्यूज कराती हूं, जो कि अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि हर एक प्रश्न को ध्यान से देखें और मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर देने की कोशिश करें। इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि रहा आपकी स्क्रीन पर। वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है 2, 4, 5, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5। पदार्थ की अभी तक 5 अवस्थाएं तय की जा चुकी हैं, जिनमें से 3 है ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन का संघनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5, जो कि हम बता चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? अमोनिया यदि गैस है तो कपूर हमें बताना है। कपूर क्या हो जाएगा? ठोस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस। ये एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, अर्थात ये 2019 में एसएससी की परीक्षा में आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। डैश में विसरण अधिक तीव्रता से होता है। ठोसों में, गैसों में, द्रवों में या प्लाज्मा में? तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। तो विसरण सबसे अधिक तीव्रता से होता है गैसों में। क्यों? क्योंकि गैसों के अणु अधिक दूर दूर होते हैं, ये बंधे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो गैसों में सबसे अधिक विसरण होता है, सबसे कम होता है किसमें? ठोसों में। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आकार और आयतन निश्चित होता है? ऑप्शन देख लीजिए, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से सभी। निम्न में से किसका आकार और आयतन निश्चित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस का। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये हमें बताना है। कौन है? गैस है कि ठोस है, प्लाज्मा है, द्रव है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था हो जाएगी प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट। अत्यधिक रसायन आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ये बीपीएससी में आया था, बीपीएससी का क्वेश्चन है, इस पे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एंटोनी लेवोसियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा गैसों के बारे में सत्य है? निम्न में से कौन सा गैसों के बारे में सत्य है? ऑप्शन जरा ध्यान से पढ़िए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है। गैसों का निश्चित आयतन और निश्चित आकृति होती है। गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकृति होती है। गैसों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति नहीं। गैसों की आकृति निश्चित होती है लेकिन आयतन नहीं। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? कथनों के बारे में सत्य है। अब देखिए, गैसों का निश्चित आयतन और निश्चित आकृति होती है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही आकृति निश्चित होती है, और ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, गैसों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। गैसों की आकृति निश्चित होती है लेकिन आयतन, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो गैसें हैं उनका आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है? इसके ऑप्शन देख लीजिए, पुस्तक, जल वाष्प, ऑक्सीजन, नींबू का रस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नींबू का रस। देखिए, उसका आयतन तो नींबू के अंदर यानी कि वो निश्चित है, नींबू के अंदर भरा हुआ है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? और ऑप्शन देख लीजिए, पानी का बर्फ में परिवर्तन,
मानव में श्वसन, मानव में पाचन, दूध से दही का बनना। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो, ठीक है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और ये भौतिक पदार्थ जो होते हैं वो आकार, माप, रंग और अवस्था जैसे गुणों के रूप में पहचाने जाते हैं, पर इनमें कोई भी ऐसा नया पदार्थ नहीं बनता है, वो उसी रूप में होते हैं, बस उनकी जो अवस्था है वो परिवर्तित हो जाती है। तो भौतिक परिवर्तन को हमें पहचानना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पानी का बर्फ में परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन है। देखिए, पानी से बर्फ बनी, पर बर्फ से पानी भी बन सकता है, ठीक है। तो जबकि मानव में श्वसन है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। मानव में पाचन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूध से दही, ये भी भौतिक परिवर्तन, ये काय के रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन पढ़ लीजिए। शरीर में भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, जल का जलवाष्प में परिवर्तन, लोहे में जंग लगना। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जल का जलवाष्प में परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है, ये वो प्लाज्मा नहीं है जो हमारे ब्लड में होता है, ये अलग ही पदार्थ जो वैज्ञानिकों ने खोज की है जिसकी, तो ये वो प्लाज्मा है। तो इसका हमें ऑप्शन देख लीजिए। उच्च तापमान, उच्च दाब, कम तापमान। सितारों में प्लाज्मा बनने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उच्च तापमान, जिसकी वजह से, उसी प्लाज्मा की वजह से सितारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना निम्न में से किसका सामान्य उदाहरण है? लोहे में जंग लगना निम्न में से किसका सामान्य उदाहरण है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यूपी SSC की एग्जाम में आ चुका है, वो भी जेई की, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। भौतिक परिवर्तन है, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है, ऊष्माग्राही परिवर्तन है, या रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, पानी का उबलना, मोम का जलना। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन हमें पहचानना है, इसमें कोई नया उत्पाद बनता है, तो वो आप देख लीजिए, मोम का जलना क्या हो जाएगा हमारा? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि मोम का पिघलना तो अलग चीज हो गई ना, मोम अगर पिघलेगी तो उसकी जो पिघली हुई मोम है उससे हम दोबारा से मोम बना सकते हैं, पर मोम का जलना ये क्या हो जाएगा हमारा? रासायनिक परिवर्तन। ये भी SSC की परीक्षा में आया था। एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है अंडा पकाना, आइस क्यूब पिघलना, केक को बेक करना, केला सड़ना। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो क्या नहीं है रासायनिक परिवर्तन? ये साफ साफ दिख रहा है, आइस क्यूब का पिघलना, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है? अब बताइए, प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है? तो ये आपने तो पढ़ा ही होगा। इसका सही आंसर हम बता देते हैं आपको, इसका है 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ के संबंध में असत्य है? निम्न में से कौन सा एक पदार्थ के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण विराम अवस्था में होते हैं, और पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये इसमें से हमें क्या देखना था? असत्य है, जो कि पदार्थ के संबंध, तो पदार्थ के कण कैसे होते हैं? विराम अवस्था में होते हैं। ये वाला हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ के कण विराम अवस्था में होते हैं। ये गलत है, पदार्थ के कण आपस में उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ये सही है, ये सही है, और ये भी सही है। नेक्स्ट, तापमान के बढ़ाने से पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? तापमान के यदि हम किसी पदार्थ का तापमान बढ़ा देते हैं तो उसकी कणों में क्या परिवर्तन होगा? उसकी घट जाएगा या बढ़ जाती है, शून्य हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है? कणों में क्या गति होती है? वो क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? जैसे हमने दो विभिन्न पदार्थ लिए, एक दूध लिया और पानी लिया, और उनको हम मिला देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप दीजिए।
दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? परासरण, विस्तारण, टिंडल प्रभाव या प्रकीर्णन। तो ये हो जाएगा विस्तारण, ठीक है, या विसरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर विसरण की दर होती है। गर्म करने पर विसरण की दर कैसी होती है? यदि किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो उसमें विसरण कैसा हो जाएगा? तेज, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए है वायु, इत्र की सुगंध, बादाम या विचार। कौन पदार्थ नहीं है? विचार, इस तो सीधा सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का गुण नहीं है? यह असंपीड्य है, अधिक बल लगाने पर यह टूट सकता है, इसके कण काफी नजदीक होते हैं, इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आयतन निश्चित नहीं होता है, ये हमारा ठोस का गुण नहीं है, इसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस का उदाहरण नहीं है? तो शहद, रबर बैंड, चीनी, स्पंज। देखिए इन ये तीनों क्या हैं? ठोस हैं, और एक ही हमारा ये ठोस नहीं है, शहद। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक द्रव का गुण नहीं है? इसकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है, इसके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसका आयतन निश्चित होता है और इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो हमें द्रव का गुण नहीं है ये बताना है। तो इसमें संपीड्यता बहुत अधिक नहीं होती है, बल्कि कम होती है, ठीक है। संपीड्यता यदि बहुत अधिक होती है किसमें? गैसों में, उसको हम कंप्रेस्ड करके उसका आयतन कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक गैस का गुण नहीं है? कौन एक गैस का गुण नहीं है ये पहचानना है। ऑप्शन दिए गए हैं, इसके कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है, यह संपीड्य होता है, तो ये भी सही है हमारा, और ये भी सही है। इसका आकार निश्चित होता है, ये गलत हो जाएगा। इसका आयतन अनिश्चित होता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गैसों का आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह गैस के किस गुण के कारण संभव है? ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसमें विसरण अधिक होता है, इसकी संपीड्यता बहुत अधिक होती है, इसका आयतन अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। तो ये किस गुण के कारण संभव हो सकता है? ऑप्शन तो सारे सही हैं, पर हमें सिलेंडर में इसको रखा जा सकता है, तो ये सिलेंडर में भरने का किस गुण के कारण संभव हो सकता है? तो ये होता है इसकी संपीड्यता अधिक होने के कारण, अर्थात उसको अधिक से अधिक कंप्रेस्ड करके उसे जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर होता है उसमें गैस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में बदल के संपीड्य करके हम उसमें स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन, एथेन, ब्यूटेन या हेक्सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, C4H10, ये ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट, एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें मिलाया जाता है। एलपीजी से जो दुर्गंध आती है वो एक्चुअली एलपीजी जो गैस होती है वो गंधहीन होती है, इसलिए उसका गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें एक कुछ लिक्विड मिलाया जाता है जिसके कारण से वह दुर्गंध आती है। तो हमें पता लग जाता है कि एलपी गैस का रिसाव हो रहा है। तो वह कौन सा पदार्थ होता है? वह होता है इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। कौन होता है? इथाइल मरकैप्टन, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन, पेंटेन, मीथेन, इथेन। तो देखिए इसका मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन। मीथेन गैस सीएनजी का मुख्य घटक है, और एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन, जो भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का तापमान बढ़ाने से निम्न में से क्या नहीं होता है? वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वस्तु के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अगर वस्तु ठोस है और तो उसके कण अपनी जगह से कंपन करने लगते हैं, अगर वस्तु द्रव या गैस है तो वह तेजी से गति करने लगते हैं। तो वस्तु का तापमान बढ़ाएंगे हम तो इनमें से क्या नहीं होगा ये हमें बताना है। तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये नहीं होगा, ठीक है। किसी अगर कोई ठोस रखा है उसका हम तापमान बढ़ाएंगे तो वो ठोस ऐसा नहीं है कि वो चलने लगेगा, ठीक है। बाकी ये गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी उसकी, उसके कणों आपस में कंपन करने लगेंगे, और उसके अगर द्रव या गैस है तो वह तेजी से गति करने लगेंगे, बस ये है, पर वो गतिज ऊर्जा नहीं आएगी उसके अंदर। नेक्स्ट, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे?
वाष्पन, संलग्न, क्वथन, उत्सर्जन। तो ये हो जाएगा हमारा, संलग्न नहीं है, संगलन है, अर्थात मेल्टिंग। क्या है? मेल्टिंग, संगलन, संगलन या गलन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा संगलन। आप देख लीजिए, इसको सुधार लेना, संगलन है, संगलन। ठीक है, नेक्स्ट, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वह इसका डैश कहलाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है तो वह क्या कहलाता है? गलनांक। क्या कहलाएगा? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या कोई नहीं? तो तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। तापमान को हम केल्विन में मेजर करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होता है? 0 डिग्री से, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273.16 केल्विन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समान रहता है? अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या समान होगा? आयतन, तापमान, अवस्था या सभी, ये तीनों? बताइए। तो इसका सही आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हो जाएगा तापमान। ठीक है, नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका डैश कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर तापमान बताइए जिस पर द्रव उबलने लगता है तो वह उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक। जैसे कि हम अगर पानी को ज़्यादा बॉईल करेंगे और वो उबलने लगेगा, खौलने लगेगा, तो वो इसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक। ठीक है, नेक्स्ट, बदलकर डैश बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। क्या बदलकर? तो ये बताना है, आकार बदलकर, आयतन, तापमान या दाब या घनत्व। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा तापमान और दाब। ये बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेपथलीन, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ऊर्ध्वपातन विधि इनमें की जा सकती है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ के बारे में तो सभी ने सुना होगा, ये मीथेन गैस को कहते हैं, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या नाइट्रस ऑक्साइड होती है, या नाइट्रिक ऑक्साइड होती है? तो ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैस को द्रव में बदला जा सकता है। गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या करेंगे? तापमान बढ़ा देंगे या दाब घटा देंगे? दाब बढ़ाकर और तापमान घटाकर, दाब घटाकर और तापमान बढ़ाकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दाब को बढ़ाएंगे और तापमान को कम कर देंगे, तब जाके गैस द्रव में बदल जाएगी और उसे कंप्रेस्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? न्यूटन, पास्कल, वॉट या जूल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल। ठीक है, या फिर अगर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बराबर क्या हो जाएगा? 1.01 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल या 5 पास्कल या -4 पास्कल या -5 पास्कल? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ATM का इक्वल टू क्या लिखा है? 1.01 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर कोई द्रव यदि वाष्प में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं एवोपरेशन। क्वथन, वाष्पीकरण, गलन और गलनांक, इनमें से क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक सतह पर होने वाली घटना है?
सतह पर होने वाली घटना कौन सी है? उबलना, पिघलना, जमना या वाष्पीकरण। तो जैसे अगर आपने तालाब देखा होगा तो वो सूरज की तेज धूप से उसका पानी वाष्पीकृत जो होता है तो वो बीच से नहीं होता है, वो उसकी सतह से वाष्पीकृत होता है। ठीक है, तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी जो कि सतह पर होने वाली घटना है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें परिवर्तन करके वाष्पीकरण की दर को बढ़ाया जा सकता है? सतह क्षेत्र को घटाकर या तापमान को कम करके, वायु की गति कम होने से, आर्द्रता में कमी होने से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का। तो आर्द्रता में जब हम कमी करेंगे तब जाके वो वाष्पीकरण की दर को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। नाखून की पॉलिश हटाने वाला द्रव कौन सा होता है? तो वो होता है एथेनॉल, एसीटोन, ईस्टर या सिरका। तो इनमें से आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा एसीटोन। तो आज हमारे क्वेश्चन जो 45 क्वेश्चन हुए हैं इनमें से आप लोगों के कितने सही आंसर आए हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही हम अगली क्लास में, ये था पार्ट 1, अब हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो उसको भी आप देखना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी यही कोशिश है कि जो पिछले एक साल से एमपीटेट चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगाएं। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम इसी वजह से हमने ये क्लास स्टार्ट की है कि आपको अधिक से अधिक एमसीक्यूज करने के लिए मिलें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी।